हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर। कंटिन्यू करते हैं उसको। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का हम लोग एक इक्वेशन देखे थे, याद है वो इक्वेशन? y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, अपने पास ये इक्वेशन आया था y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्म हो सकता है इक्वेशन का जिस फॉर्म में हम लोग याद रखेंगे। दूसरा फॉर्म जो है, इसमें से x tan थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। tan थीटा से मल्टीप्लाई और tan थीटा से डिवाइड कर दिए ताकि अब हम कॉमन ले पाएं। तो इसमें से हम लोग x tan थीटा को अब कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर क्या बचा? 1 माइनस जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा, ये आया। सो y इज इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस, ये g को भी नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये नीचे g आ गया, इंटू tan थीटा को लिख दिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो एक कॉस थीटा कैंसिल, और बाकी जो बचा हुआ सामान है देखो 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बाई जी, ये जो पूरा सामान है ये रेंज के बराबर लिखा हुआ है। तो अपना एक्सप्रेशन आ गया y इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। इन दो फॉर्म्स में हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को याद रखेंगे। कौन कौन सा? y इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड y इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। बात क्लियर है? इसको अप्लाई करके देखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के फॉर्मूले को। Equation of trajectory of a projectile is given by y is equals to bx minus ax square. Find maximum height एंड रेंज। ये अपना क्वेश्चन है। एक प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दिया हुआ है bx माइनस ए एक्स स्क्वायर। हम लोग को मैक्सिमम हाइट और रेंज बताना है। इसको हम लोग 3 मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। मेथड नंबर 1, y इक्वल टू बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर, ये अपना गिवन इक्वेशन है, तो b और a का वैल्यू नोन है इसमें। तो जो भी हमको फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट रेंज वगैरह, वो सब b और a के टर्म्स में आना चाहिए। पहला तरीका तो ये है कि हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था? y इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हम क्या करने वाले हैं सुनो, हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करके हम क्या करेंगे, u और थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हमको u और थीटा का वैल्यू मिल गया तो फिर तो अपना काम हो जाएगा। u और थीटा आ गया तो फिर मैक्सिमम हाइट रेंज जो भी पूछा जाएगा सब कुछ बता देंगे।
तो हम लोग वही कर रहे हैं, कंपेयर किए तो x के साथ यहां पर b आ रहा है और x के साथ यहां पर tan थीटा, इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू b है। tan थीटा अगर b के बराबर है तो एक बात समझो कि अब तुमको सब कुछ पता चल गया, साइन थीटा कॉस थीटा जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये b लिखा हुआ है तो इसको b अपॉन 1 बोल सकते हैं, तो tan थीटा b अपॉन 1, तो इस ट्राइंगल का ये थर्ड साइड अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब तुमको जो भी जरूरत पड़ेगा साइन थीटा कॉस थीटा सब अवेलेबल है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, b अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर, तो थीटा तो डायरेक्टली आ गया। इसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर a है और यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये पूरा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू a, तो u स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा g अपॉन 2a कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर, सो u स्क्वायर इज g अपॉन 2a 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो यहां से u का वैल्यू आ गया g इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a का अंडर रूट। ये हो गया u का वैल्यू, साइन थीटा कॉस थीटा सब अवेलेबल है ही। तो अब अपना काम हो चुका है, हमको मान लो लिखना है अब मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो u स्क्वायर पहले तो ये 1 बाई 2g साइड कर देते हैं, 1 बाई 2g इंटू यू स्क्वायर का वैल्यू हो गया g इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a, एंड साइन स्क्वायर थीटा वहां से आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको उड़ा देते हैं, देखो ये g कैंसिल, 1 प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, तो मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन आ गया बी स्क्वायर बाई 4a, ये हो गया मैक्सिमम हाइट। उसके बाद कैलकुलेट करना था रेंज होगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g, वही u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g है, साइन 2 थीटा को खोल कर रख दिए। रेंज तो 2 बाई जी को साइड किए, u स्क्वायर तो u स्क्वायर का वैल्यू हो गया g इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 2a। साइन थीटा है b अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर, एंड कॉस थीटा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो, रूट 1 प्लस बी स्क्वायर, रूट 1 प्लस बी स्क्वायर, तो ये पूरा 1 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल, g का वैल्यू कैंसिल, ये 2 कैंसिल, यहां से रेंज का एक्सप्रेशन आ जाएगा b अपॉन a। तो हम लोग मैक्सिमम हाइट और रेंज कैलकुलेट करना था, दोनों एक्सप्रेशन आ चुका है अपना। तो हम लोग क्या किए, हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किए। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने से हमको u और थीटा मिला, और u और थीटा मिल गया तो फिर तो हम कुछ भी बता सकते हैं इस प्रोजेक्टाइल में। चलते हैं इसके सेकंड मेथड पर। सेकेंड मेथड देखो इसका, ये जो ट्रैजेक्टरी है
y का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट बेसिकली y का मैक्सिमम वैल्यू है इस कर्व में, bx माइनस ए एक्स स्क्वायर। तो हमको जो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है, मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, और y का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो अब हम लोग चलते हैं मैक्सिमा मिनिमा पर, ठीक है। तो फॉर y मैक्सिमम dy बाई डी एक्स को जीरो कर देंगे, dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया b माइनस 2ax इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया b बाई 2a। x के इस वैल्यू पर y का वैल्यू मैक्सिमम है, तो y मैक्सिमम अगर हमको चाहिए, मतलब मैक्सिमम हाइट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x का ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो y का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। x की जगह रख दिए b बाई 2a माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। तो मैक्सिमम हाइट b स्क्वायर बाई 2a माइनस b स्क्वायर बाई 4a। तो मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन आ गया b स्क्वायर बाई 4a। थोड़ा जल्दी आ गया। रेंज कैसे आएगा, रेंज भी आया हुआ है, देखो ये जो आया ना x इक्वल्स टू b बाई 2a, x इक्वल टू b बाई 2a आया, इस पर हाइट मैक्सिमम है। हम लोग ये जानते हैं कि पैराबोला में ये जो मैक्सिमम हाइट आ रहा है ये एकदम मिड पॉइंट पे आता है, ठीक है, बिल्कुल ये सिमेट्रिक है। तो ये मिड पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट आया है, मतलब अगर x के इस वैल्यू पर मैक्सिमम हाइट आ रहा है तो x का ये वैल्यू एकदम इस पैराबोला के मिड में है। पैराबोला के मिड में है, मतलब ये डेफिनेटली किसके बराबर है, r बाई 2 के बराबर है। तो रेंज का वैल्यू तो यहीं पर मिल चुका था, b अपॉन a। बात क्लियर है। थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो थर्ड मेथड ये है, जैसे ये इक्वेशन, ये अपना ट्रेजेक्ट्री हो गया, ठीक है, इसका इक्वेशन अपने को दिया हुआ है bx माइनस ए एक्स स्क्वायर। अगर हम पूछें कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये तो ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट ओरिजिन है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, यहां पर हाइट तो 0 हो चुका है और ये x कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, रेंज के बराबर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट r, 0 के बराबर होगा, x कोऑर्डिनेट रेंज एंड y कोऑर्डिनेट 0। अगर हम पूछें कि मैक्सिमम हाइट का कोऑर्डिनेट बता दो क्या होगा, तो मैक्सिमम हाइट का x कोऑर्डिनेट जो है वो तो हाफ ऑफ द रेंज एंड y कोऑर्डिनेट h। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट r बाई 2 h, इसका कोऑर्डिनेट r, 0। तो बस अपना काम हो गया। कैसे, y इक्वल टू बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर। अगर हम इसमें y का वैल्यू 0 कर दें, समझना y कहां कहां 0 है, y कोऑर्डिनेट यहां पर भी 0 है, y कोऑर्डिनेट यहां पर भी 0 है। जब हम y को 0 करेंगे तो x का 2 वैल्यू आएगा, एक वैल्यू तो 0 आएगा और दूसरा वैल्यू जो आएगा वही रेंज है। 0,0 भी इस कर्व को सेटिस्फाई करता है, r, 0 भी इसको सेटिस्फाई करता है। तो जब y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू एक तो 0 आना है और एक रेंज के बराबर। तो पुट करते हैं y को 0, तो इससे आ गया bx माइनस ए एक्स स्क्वायर, x कॉमन आया, b माइनस ए एक्स इक्वल टू 0। तो आइदर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। ये 0 है तो x का वैल्यू b बाई ए। तो एक तो x का वैल्यू 0 है और दूसरा जो भी वैल्यू है वही रेंज के बराबर है। ये आ गया। मैक्सिमम हाइट निकालना है
तो ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करा देंगे, y इज इक्वल्स टू बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर। तो x की जगह अगर हम r/2 रख देंगे तो y की जगह हमको क्या मिल जाएगा, h मिल जाएगा। तो y की जगह h मिलेगा, अगर हम x की जगह r/2 मतलब वही b/2a रख देते हैं। तो इससे अपना मैक्सिमम हाइट का वैल्यू आ गया b²/4 है। तो जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का बेसिक बात है कि भाई ये सारा पॉइंट्स जितना भी है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो उस बात को यूज करते हुए हम लोग इसको कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो जनरली ग्राउंड से ग्राउंड लेवल का प्रोजेक्शन है। मान लो किसी हाइट से प्रोजेक्ट किया जाए, एक एग्जांपल से बात को समझते हैं। अगर किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल को फेंका जा रहा है, ठीक है, इन दैट केस तो नया कुछ भी नहीं है, सारा कैलकुलेशन वैसे ही रहेगा। 2D मोशन का बेसिक बात यही है कि हमको 2D मोशन को 2 1D मोशन में ब्रेक करके सॉल्व करना है। अब वो कहीं से भी फेंका हो, कहीं भी गिर रहा हो, हम यहां से फेंके यहां पे गिर गया, यहां अगर जमीन नहीं होता तो और नीचे जाता। एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। एक पार्टिकल है, इसको थ्रो किया गया, $40 मीटर हाइट के टावर से 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। $40 मीटर हाइट के टावर से यहां से थ्रो किया गया। तो अब ये ऐसे जाएगा और वापस नीचे भी आएगा, क्योंकि सेम लेवल पे जमीन तो है नहीं, तो इसका प्रोजेक्टाइल एक्सटेंड होने वाला है। खैर जो भी है, सॉल्व करने के तरीके पे कोई फर्क नहीं है। फर्स्ट, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकंड, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट from the foot of the tower where the particle strikes the ground। ये दो चीज हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। पहला वाला टाइम ऑफ फ्लाइट और दूसरा वाला बेसिकली रेंज बोला जा सकता है। अब यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या सेंस है, क्या मतलब है? देखो, जब हम इसको ऐसे फेंकेंगे तो ये इस तरीके से गिरेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि जितने टाइम तक वो हवा में है वो उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। पहले हम यहां से यहां तक का सेम लेवल पे गिरने का बात करते थे, अब वहां पे गिर नहीं रहा, आगे तक एक्सटेंड कर रहा है। तो ये जमीन तक जाने का जो टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट। और दूसरा चीज, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये फुट ऑफ द टावर वेयर द पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जहां पार्टिकल ग्राउंड पे टकरा रहा है उस पॉइंट का डिस्टेंस फुट ऑफ द टावर से, इसको हम लोग रेंज बोल दे रहे हैं। ठीक है, या इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बोला जा सकता है ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? जैसे इस केस में हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या बोले थे? तो हम लोग बोलते थे कि टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम है जितने टाइम में पार्टिकल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा है।
ठीक है, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। इस बार हम क्या बोल सकते हैं, इसी तरीके से अगर सोचें तो इस बार जब ये यहां से यहां पहुंचा तो इसका हाइट, खाली हाइट देखना, यहां इस लेवल पे था, अब यहां पहुंच गया है तो ये 40 मीटर नीचे है। तो हम बोल सकते हैं इस बार टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जितने टाइम में -40 मीटर हो चुका होगा, मतलब ये अपने हाइट से 40 मीटर नीचे आ चुका है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। तो यहां पर भी वही दो अलग अलग डायरेक्शन करके बात होने वाला है। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग कंपोनेंट्स कर लें वेलोसिटी का, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा 20 cos 30 डिग्री, दैट इज 10√3, और y कंपोनेंट आ जाएगा 20 sin 30, 10 के बराबर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो वो टाइम जितने टाइम में पार्टिकल 40 मीटर नीचे आया है। तो हम लोग अलॉन्ग y सेकेंड इक्वेशन लिखने वाले हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, -40। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में जो भी लिखना है y डायरेक्शन का, इनिशियल वेलोसिटी +10, नेट नीचे आया इसलिए -40, इनिशियल वेलोसिटी +10 इंटू टाइम t प्लस हाफ y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन -10 इंटू टी स्क्वायर, -40 इज इक्वल्स टू 10t माइनस 5t स्क्वायर। सो -8 पूरा 5 से कैंसिल करेंगे, -8 इक्वल्स टू 2t माइनस टी स्क्वायर। तो एक क्वाड्रेटिक बन गया, t स्क्वायर -2t माइनस 8 इक्वल टू 0, t इक्वल्स टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो यहां से आ जाएगा 2 प्लस -6/2। तो टाइम का दो वैल्यू आ रहा है, एक तो आ रहा है -2 और दूसरा आ रहा है 4 सेकेंड। डेफिनेटली टाइम नेगेटिव में नहीं होगा, इसको हम लोग हटा देंगे। टाइम का वैल्यू हो गया 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में ये नीचे टकरा जाएगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब हमको ये वाला अगर डिस्टेंस निकालना है तो टेक्निकली हम लोग बोल सकते हैं कि हमको रेंज निकालना है। रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। हमको क्या कैलकुलेट करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में, ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब अगर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो x डायरेक्शन का मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन है, तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो x डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को हम लोग जो रेंज बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 10√3 और टाइम ऑफ फ्लाइट है 4 सेकेंड, 40√3 मीटर्स। ये इसका रेंज हो गया या उस पॉइंट का डिस्टेंस हो गया फुट ऑफ द टावर से जहां पार्टिकल गिर रहा है। तो कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं हम लोग, वही एक्स और वाई डायरेक्शन में अलग अलग इक्वेशन लगाकर सॉल्व कर ले रहे हैं। बात क्लियर है क्या, है ना। वैसे ही दोनों डायरेक्शन में एक्स और वाई में रिजॉल्व कर लिया गया और अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लिया गया। ठीक है, चलते हैं आगे। हेडिंग डालेंगे, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अब हम लोग थोड़ा सा अपना
प्रोजेक्टाइल मोशन का प्लेन चेंज करने वाले हैं। प्लेन चेंज करने वाले हैं मतलब अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से फेंक रहे थे, वहां पर जाकर गिर रहा था। इस बार हम लोग एक इंक्लाइंड प्लेन पर फेंकेंगे, या तो नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे। ये दो केसेस हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। समझते हैं। पहला, अप द इंक्लाइंड, नीचे से ऊपर फेंकने वाले हैं, समझना। अब यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन का जो बेसिक बात है वो और क्लियर होता है कि हम लोग को हर बार सेम ही चीज करना है। देखो, ये एक प्रोजेक्टाइल, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है। यहां से हम लोग एक पार्टिकल को u स्पीड से थीटा एंगल पर थ्रो कर रहे हैं इस इंक्लाइन पर, तो ऐसे जाकर गिरेगा। अब हम लोग को इससे रिलेटेड सारा कैलकुलेशन करना है। सबसे पहली बात, हम लोग, ये 2D मोशन हो गया, ऐसे जाके गिरेगा। हम लोग को इसको वही 2 1D मोशन में रिजॉल्व करना होगा। लेकिन सवाल है ये 2 1D डायरेक्शन कौन कौन सा होगा। हम लोग बोलेंगे एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अभी तक हम लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ले रहे थे। कोई सा भी 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग रिजॉल्व करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग वो डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ले रहे थे। हम लोग वो डायरेक्शन इस तरीके से लेते हैं कि हम लोग को आसानी हो, कन्वीनियंस के बेसिस पर हम लोग वो 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन x और y सेलेक्ट करते हैं। अभी तक हम लोग वो 2 डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ले रहे थे। अब हम वो 2 डायरेक्शन, इंक्लाइंड प्लेन के केस में हम वो 2 डायरेक्शन एक अलोंग द इंक्लाइंड लेंगे और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड लेंगे उसी तरह से 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन, बट इस तरीके से कि अपना काम आसान हो जाए। तो इस बार जो 2 डायरेक्शन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, एक अलोंग द इंक्लाइंड हम मान लिए x एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड y। ये 2 डायरेक्शन में हम लोग 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं। ये अल्फा 0 होते ही, इंक्लाइंड का ये इंक्लिनेशन 0 होते ही ये वापस वैसे हो जाएगा, ग्राउंड टू ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो अब ये ऐसे गया, यहां से u स्पीड से थीटा एंगल पर थ्रो किया गया था। अब हम लोग को जो कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करने से पहले जरा मोशन को समझ लेते हैं क्या हिसाब किताब है। अगर हम लोग कंपोनेंट करें, इस बार अपना x और y डायरेक्शन के अलोंग हम लोग कंपोनेंट करेंगे, तो इधर लिख लेते हैं। एक बात समझ लेना, इस बार जो x डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है। हॉरिजॉन्टल हम लोग इसको बोलते हैं। इस बार x कुछ इंक्लिनेशन पे है हॉरिजॉन्टल से, और इस बार y डायरेक्शन वर्टिकल नहीं है। वर्टिकल ये डायरेक्शन होता है, तो y डायरेक्शन भी वर्टिकल नहीं है, ना x डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है। तो ऐसा नहीं कि x हमेशा हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। इस बार हम लोग x ऐसे लिए और y इस तरीके से लिए। पिछली बार हम लोग x डायरेक्शन बोलते थे, उसी को हॉरिजॉन्टल भी बोलते थे, चल रहा था। इंक्लाइंड मोशन में ये बात हम लोग नहीं करेंगे, x को हॉरिजॉन्टल नहीं बोलेंगे, क्योंकि x हम लोग हॉरिजॉन्टल के अलोंग लिए ही नहीं है, ठीक है। x के अलोंग इसका वेलोसिटी क्या है, तो x डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा, और इधर y के अलोंग हो जाएगा u sin थीटा। तो ux हो गया, ux का वैल्यू हो गया u cos थीटा, और uy का वैल्यू हो गया u sin थीटा। एक्सेलरेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन तो वर्टिकली डाउनवर्ड है g। समझना एक बात को, ये एंगल अल्फा है, सो दिस एंगल इज, ये पूरा एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। दिस इज अल्फा, दिस इज 90 माइनस अल्फा। ये इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन
इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा। ये 90 डिग्री पे है इससे, तो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड आया जी कॉस अल्फा, और एक इस तरफ आया जी साइन अल्फा। फिर से सारा बात सुनना। हम लोग क्या किए हैं, हम लोग इस बार इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल कंसिडर कर रहे हैं। तो जो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम लोग ले रहे हैं, जिन दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम लोग के अलोंग मोशन को रिजॉल्व करके सॉल्व करेंगे, वो दो डायरेक्शन, एक अलोंग द प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर तुम ध्यान से समझोगे तो पहले भी यही था। जब हम लोग ग्राउंड पर ऐसे फेंक रहे थे तब भी दो डायरेक्शन हम लोग वैसे ही लिए थे, एक अलोंग द प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तब वो अलोंग द प्लेन हॉरिजॉन्टल था और परपेंडिकुलर टू द प्लेन वर्टिकल था। इस बार भी जिस प्लेन पर हम लोग थ्रो किए हैं, एक एक्स डायरेक्शन हम लोग अलोंग द प्लेन ले लिए हैं और वाई डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन लिए हैं। ठीक है, एनालिसिस करना आसान रहेगा। तो हम लोग 2D मोशन को दो परपेंडिकुलर 1D मोशंस में रिजॉल्व करते हैं, और वो दो परपेंडिकुलर 1D मोशन अपने चॉइस का होता है ना। किसी को कोई और लेना है तो ले ले, लेकिन हम लोग इस तरह से दो डायरेक्शन लेते हैं कि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो इस बार वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट अलोंग द प्लेन जो आया वो u cos थीटा, y कंपोनेंट u sin थीटा, और इस बार एक्सेलरेशन भी x में भी आया है और y में भी आया है। x का एक्सेलरेशन कितना है, ax इज इक्वल्स टू माइनस जी साइन अल्फा। पॉजिटिव x इधर है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए माइनस जी साइन अल्फा, एंड ay इज इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव y इसके ऑपोजिट में है तो इसलिए ये माइनस जी कॉस अल्फा। ये आ गया x और y का इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इस बार जो हम लोग x डायरेक्शन लिए हैं, x में भी एक्सेलरेशन है। तो ये जो मोशन है हम लोग बोल सकते हैं कि x डायरेक्शन का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। y डायरेक्शन का मोशन कैसा है, दोनों डायरेक्शन में इस बार एक्सेलरेशन है। तो x का मोशन भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, y डायरेक्शन का मोशन भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ठीक है, तो अब हम लोग जब भी x और y में कोई भी इक्वेशन अप्लाई कर रहे होंगे तो वो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, x में भी कुछ सॉल्व करना होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, y डायरेक्शन में भी कुछ भी सॉल्व करना होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये x और y का मोशन हम लोग को पता चल गया। अब देखते हैं इस प्रोजेक्टाइल में हम लोग क्या क्या बता सकते हैं। सबसे पहले किसी भी टाइम पर अगर वेलोसिटी का बात किया जाए, अगर हम लोग वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करें तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि x डायरेक्शन का वेलोसिटी इस बार कांस्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि x डायरेक्शन में इस बार एक्सेलरेशन है। पिछली बार नहीं था लेकिन इस बार है। अगर है तो x का वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है और y का वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। तो अगर हम किसी टाइम t पर वेलोसिटी लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे vx i कैप प्लस vy j कैप, और वेलोसिटी का x कंपोनेंट किसी भी टाइम पर कांस्टेंट तो नहीं है, तो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से लिख लो u प्लस at, ux प्लस ax इंटू टी, मतलब
u cos थीटा माइनस g sin अल्फा इंटू टी। वैसे ही वेलोसिटी का y कंपोनेंट किसी भी टाइम पे